वेरी इजी पार्ट, कुछ खास नहीं है इनका प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट भी। हमें यहां मेंशन करना चाहिए सॉल्ट्स कंटेन the impurities of इलेक्ट्रोलाइट्स। इसलिए हम उनको प्यूरिफाई करने जा रहे हैं। पर्पस भी पता होना चाहिए ना, प्यूरिफिकेशन किस चीज का, क्या इंप्यूरिटी होती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंसेस में, कोलॉइडल सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंसेस इंप्यूरिटी के फॉर्म में होते हैं। तो सॉल्ट्स कंटेन द इंप्यूरिटीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंसेस। इनको जब आप रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए एक तरीका होता है डायलिसिस। फ्रेंड्स, जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि इस टॉपिक में आप टर्मिनोलॉजी से ही सबसे ज्यादा फैमिलियर रहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपके सिर्फ टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर होने से ही बन जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का टाइप भी ऐसा देखा जाता है। क्वेश्चन में वो आपसे पूछते हैं, बताइए डायलिसिस कोलॉइड्स की कौन सी चीज से रिलेटेड टर्म होती है। कौन सी चीज से मतलब वेदर इट इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कोलॉइड, or it is the method to purify an impure salt. It's very obvious। अभी हम प्यूरिफिकेशन हेडिंग के साथ देख रहे हैं, तो ये प्यूरिफिकेशन की मेथड है। जैसे आप जब कलेक्टिवली सारी चीजें होंगी, 3-4 टर्म्स मैंने आपके सामने रख दी, तो एक और टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। कलेक्टिवली जैसे पेप्टाइजेशन, डायलिसिस, देन इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब आपको बताना है कि इसमें प्यूरिफिकेशन का मेथड क्या है, या इसमें बताना है कि प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड के लिए कौन सी टर्म अप्लाई की जाती है। तो प्रिपरेशन, पेप्टाइजेशन, प्यूरिफिकेशन, डायलिसिस, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स विल इंक्लूड इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट। ये वाली चीजें आप आगे प्रॉपर्टीज में देखने वाले हैं। डायलिसिस एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। इसके अंदर आप एक नेचुरल मेम्ब्रेन से बना हुआ इस तरह का बैग लेते हैं, अ बैग मेड अप ऑफ नेचुरल मेम्ब्रेन। इसको हैंग कर दिया जाता है इन अ वाटर बाथ, जिसमें इस तरह से वाटर फ्लो होगा। यदि यहां से वाटर फ्लो होता है इन अ वाटर बाथ, आप एक नेचुरल मेम्ब्रेन का बैग लेकर उसके अंदर इम्प्योर सॉल्ट रखकर हैंग कर देते हैं। अब 2-3 बातें यहां पर छोटी छोटी जिन पर आप ध्यान दीजिए। डायलिसिस टारगेट क्या है अपना? डायलिसिस मतलब हम चाहते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस में से इलेक्ट्रोलाइट जो इंप्यूरिटीज के फॉर्म में वो निकल जाए। डायलिसिस प्रोसेस के लिए आपने जो बैग लिया है जिसके अंदर इंप्योर सॉल्ट भरा है, रखा गया है, वो क्या है? एक नेचुरल मेम्ब्रेन से बना हुआ बैग। ये नेचुरल मेम्ब्रेन्स जो भी होती हैं, दे वर्क एज अल्ट्रा फिल्टर्स। टर्म याद आ रही है आपको? प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था अल्ट्रा फिल्टर्स मतलब वो फिल्टर्स जिनके पोर्स के साइज बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे कि इनसे कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल्स अलग नहीं हो सकते, इनके थ्रू निकल नहीं सकते। जब आप ऐसी मेम्ब्रेन लेते हो, सेलोफेन मेम्ब्रेन, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, ये इस तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं। मैंने लिख दिया है यहां पार्चमेंट मेम्ब्रेन। इसके थ्रू कौन बाहर आ सकता है? जो पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से छोटे होंगे। कौन नहीं आ सकता है? जो पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से बड़े होंगे। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन इंप्योर जो आपने इसमें रखा,
उसमें इंप्यूरिटीज कैसी हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब, जस्ट अ मिनट, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो आयंस में ब्रेक होता हो। आयंस का नेचर क्या होगा? आई मीन साइज के अकॉर्डिंग सोचें तो 1 नैनोमीटर से स्मॉलर। तो अब सिचुएशन ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्यूरिटीज तो बाहर आ सकती हैं क्योंकि वो क्या है? आयंस हैं, पर कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल्स जो हम बनाए रखना चाहते हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो बाहर नहीं आएंगे। हाउ डू दे कम? कौन सा फोर्स है जो इंप्यूरिटीज को बाहर खींच रहा है? द फ्लो ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? वाटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जब आप वाटर बाथ में इसको रखते हो तो वाटर की तरफ इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंसेस अट्रैक्ट होने के कारण इस नेचुरल मेम्ब्रेन से बाहर आ जाते हैं और कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल्स अंदर ही रह जाते हैं। यस, दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड जिसको बोलते हैं डायलिसिस। इस प्रोसेस को यदि आप स्पीड अप करना चाहते हैं, फास्ट करवाना चाहते हैं, तो बाहर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दीजिए। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दीजिए। दो चार्ज प्लेट्स के इन्फ्लुएंस में जब यह प्रोसेस होगा डायलिसिस का, तो नेचुरली जो चार्ज पार्टिकल्स जिनको बाहर वाटर की तरफ खींचना है वो फास्ट निकल पाएंगे। तो प्रोसेस को इस सिचुएशन में इलेक्ट्रोडायलिसिस कहा जाता है। इलेक्ट्रोडायलिसिस। प्यूरिफिकेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट्स के लिए एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जब आप सब कुछ ऐसा ही सेटअप रखते हुए सिर्फ किसी नेचुरल मेम्ब्रेन की जगह सिंथेटिक अल्ट्रा फिल्टर का यूज करेंगे। सिंथेटिक केमिकल से बनाए हुए अल्ट्रा फिल्टर्स, ये कैसे बनते हैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल सुनिए। एक नॉर्मल फिल्टर लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर इसको डिप करके निकाल लिया जाता है। तो जो पोर्स के साइज होते हैं वो उस केमिकल सब्सटेंस के डिपोजिशन के कारण और स्मॉलर हो जाते हैं। वो सब्सटेंस पूरा सॉलिडिफाई हो जाएगा फिल्टर पर, तो वो जो पोर्स के साइज होते हैं वो और स्मॉलर हो जाते हैं। इसको आप बोलते हैं सिंथेटिक अल्ट्रा फिल्टर। ये नेचुरल मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं? नेचुरल अल्ट्रा फिल्टर। तो अल्ट्रा फिल्टर का ही यूज करना है आपको। इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टर्म हमने तब दी जब आपने सिंथेटिक फिल्टर का यूज किया। दैट्स ऑल। अदरवाइज द प्रिंसिपल रिमेन्स सेम। बाकी सारी चीजें प्रिंसिपल वाइज वही है। क्या आपने कभी डायलिसिस टर्म अदर देन केमिस्ट्री और कहीं सुनी हुई लग रही है? डायलिसिस यूज होता है किडनी के फंक्शनिंग के लिए। जब किडनी फेल्योर होता है, मेडिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी है डायलिसिस, किडनी के फंक्शनिंग से रिलेटेड है। तो जो ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम होता है, ब्लड इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्यूरिटीज होती है उनको हटाना होता है। यह फंक्शन किडनी का होता है। और किडनी फेल्योर पर जब पर्सन को डायलिसिस करवाया जाता है, मतलब उसका ब्लड इस तरह से प्यूरिफाई किया जाता है। इन एन आर्टिफिशियल मैनर इट इज डन। अब तक टॉपिक में आप कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो, 3 अलग अलग क्लासिफिकेशंस हमने देखे थे। सेकेंड पार्ट हमने देखा जिसमें हमने कोलॉइड्स को प्रिपेयर करने की बात कही। एक और पार्ट कोलॉइड्स को प्यूरिफाई कैसे करना है, यह बात हो चुकी है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स a very important part in the topic, properties of colloids. Okay? Properties वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। Properties of colloids. Let us give the heading. Properties of colloids.
नाउ इन द टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, कुछ प्रॉपर्टीज की बात ऑलरेडी जब पहले हो चुकी है, मतलब जब हमने कोलॉइड्स को डिफाइन ही किया था, तो वो वाली प्रॉपर्टीज भी मैं शॉर्ट में लेकिन यहां पर रिपीट करूंगा। जैसे सबसे पहली चीज स्टार्ट होती है कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज में, कोलॉइड्स का नेचर कैसा होता है। द नेचर ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस। ये मिक्सचर्स होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के फॉर्म में। कोलॉइड्स आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। साइज ऑफ पार्टिकल्स, कोलॉइड्स की पहचान क्या है पार्टिकल्स के साइज को लेकर। इट इज फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। ध्यान रहे, यदि हम एंगस्ट्रॉम यूनिट में इसको एक्सप्रेस करते हैं तो ये 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट से लगाकर 1000 एंगस्ट्रॉम यूनिट के बीच में आएगा। यदि हम इसको मीटर में एक्सप्रेस करते हैं तो 10 टू द पावर -9 मीटर से लगाकर ये 10 टू द पावर -7 मीटर की रेंज में होते हैं। दिस इज द साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। इसके बाद अपीयरेंस, दिखते कैसे हैं ये। ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये ना तो एकदम ट्रांसपेरेंट है ना ही ओपेक है, इन बिटवीन सिचुएशन कहलाती है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट अपीयरेंस होता है इनका। नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन। क्या हम कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, क्या उसका फिल्ट्रेशन पॉसिबल है। आई होप यू रिमेंबर कि यदि हमने ऑर्डिनरी फिल्टर यूज किया तो उसके पोर्स में से तो डिस्पर्जन मीडियम भी निकल जाएगा, डिस्पर्स फेस भी निकल जाएगी, मतलब कंपोनेंट्स अलग नहीं होंगे। इसका मतलब है कि वो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। पर यदि हमने अल्ट्रा फिल्टर्स का यूज किया तो फिल्ट्रेशन पॉसिबल है, क्योंकि इससे डिस्पर्जन मीडियम तो पास हो जाएगा, डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स नहीं निकलेंगे। तो फिल्ट्रेशन पॉसिबल ओनली बाय ultra filters, possible only by the ultra filters। इतनी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेचर ऑफ पार्टिकल्स को लेकर कुछ और बातें कंटिन्यू करनी है। तो आपको याद होगा एक सेटलिंग प्रॉपर्टी को लेकर मैंने बात कही थी कि प्रॉपर्टीज पार्टिकल्स की सेटल होने की नहीं होती है, पर यदि आप कोलॉइड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो दे कैन सेटल डाउन। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से हमने उनको सेटल करने की बात कही थी। अब मैं उसी तरह की चीजों को लेकर कुछ और एस्पेक्ट भी आपको बता रहा हूं कि पार्टिकल आफ्टर ऑल यदि अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इस तरह की प्रॉपर्टीज की, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है कोलॉइड्स की, उसको लेकर क्या पहचान होती है। सो वी कंटिन्यू विद दैट। हम एक पार्ट इसमें पहले कवर अप कर लेते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आई होप यू रिमेंबर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किन्हें कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मली ये कोलॉइड्स जब आप पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक के पहले सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात हो जाती है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो टॉपिक होता है, इसमें हम सॉल्यूशंस की या मिक्सचर्स की उन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जो उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। जिन्हें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं पता है उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार सुन ले ध्यान से। किसी भी मिक्सचर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब वो प्रॉपर्टीज जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। पार्टिकल्स ज्यादा तो प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा। कौन सी होती है ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं?
There are 4 colligative properties. I write here relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure. ये 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में काउंट होती है. अभी इनके और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज अ सेपरेट चैप्टर इन योर सिलेबस. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये प्रॉपर्टीज हैं किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं? ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स के. पार्टिकल्स का नंबर ज्यादा होने पर इन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज भी ज्यादा होती हैं. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट से मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेटेड होता है, ज्यादा होता है. यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हुए तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा. तो एक एग्जांपल देकर मैंने आपको बात याद दिलवाई है. अब रिलेट करिए. हम बात किनकी कर रहे हैं? कोलॉइड्स की, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की. कोलॉइड्स मतलब पार्टिकल्स का साइज इस रेंज में. आप कंपेयर करिए ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में. कंपेयर टू द ट्रू सॉल्यूशंस, कोलॉइडल सॉल्यूशंस में पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, इनफैक्ट काफी बड़ा, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल वाले, यहां 1 नैनोमीटर से बड़े पार्टिकल. सो इट्स अ बिग डिफरेंस. 1 से 100 नैनोमीटर की रेंज है हमारे पास. पार्टिकल्स इसमें काफी बड़े होते हैं. बड़े पार्टिकल्स मतलब कई बार ये एसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं, मल्टीमॉलिक्यूलर याद करिए. कई बार ये मैक्रोमॉलिक्यूलर स्टेट में भी रहते हैं. नाउ व्हाटसोएवर इज द कंडीशन, एक बात निश्चित है, कोलॉइड्स में डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स का नंबर एक ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर से बहुत कम होगा. आई रिपीट, कोलॉइड्स में टर्म एक्चुअली अलग होती है, इसलिए स्टेटमेंट ऐसा बन रहा है. कोलॉइड्स में मैं बोलूंगा डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स. ट्रू सॉल्यूशन में मैं वर्ड क्या यूज करूंगा? सॉल्यूट. कोलॉइड्स में डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स का नंबर किसी ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर से बहुत कम होता है. तो नेचुरली कोलॉइड्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू यदि ट्रू सॉल्यूशन से कंपेयर करें तो बहुत कम आएगी, बिकॉज दे हैव वेरी लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स. बड़े हैं इसलिए नंबर में कम है, नंबर में कम है इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू छोटी होती है, स्मॉलर वैल्यूज आती हैं. अल्टीमेटली ये सब क्यों डिस्कस हो रहा है? रीजन सुनिए. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज होता है, एप्लीकेशन है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास. हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पर्पस क्या है? विथ व्हाट पर्पस वी डिटरमाइन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. हमारा पर्पस क्या होता है? क्यों मेजर करते हैं हम इन प्रॉपर्टीज को? क्या यूज है इनका? मॉलिक्यूलर मास निकालने में इनका यूज होता है. जो सॉल्यूट होता है उसका मॉलिक्यूलर मास इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आप निकाल सकते हो. तो दैट इज योर टारगेट, मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन. परंतु यदि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू छोटी आ जाए तो डिटर्मिनेशन डिफिकल्ट हो जाता है. इसलिए कंक्लूजन सुनना, इसलिए अमंग द 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑस्मोटिक प्रेशर इज गुड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास इन कोलॉइड्स. जब आप कोलॉइड्स के मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर इन चारों में बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इवन लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स में भी एप्रिशिएबल वैल्यू दे देती है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? एप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी ऑब्टेन्ड even if we have the less number of particles.
जब ऑब्जेक्टिव लेवल पर कई बार क्वेश्चंस आते हैं तो ये सिंपली पूछा जाता है कि चारों में से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेस्ट होगी फॉर मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन इन अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। नेचुरली ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये तो यूजुअल वाली प्रॉपर्टीज हो गई। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक डिफरेंट पार्ट हमने इसमें इंक्लूड किया। आइए अब 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स पर और कॉन्सेंट्रेट करें। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, कोलॉइड्स की एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी को कहा जाता है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट। नाउ लेट अस सी व्हाट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स। ब्राउनियन मूवमेंट का मीनिंग क्या होता है? जो डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स होते हैं ये रैंडमली रैपिडली जिगजैग मोशन में होते हैं, लाइक दिस। दे मूव हियर एंड देयर। इनका रैंडम रैपिड जिगजैग मोशन होता है। एट रैंडम कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स इस तरह से मूव करते हैं। यह फेनोमेना सबसे पहले एक बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने पोलन ग्रेन्स में ऑब्जर्व किया था। इसीलिए इस फेनोमेना को ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है। अब एक छोटा सा पॉइंट हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए कि बस क्या डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं रैंडमली रैपिडली, इस बात को हम एक अलग फेनोमेना की तरह ट्रीट करें? नहीं, एक्चुअली इसका सिग्निफिकेंस है। सबसे पहली चीज तो यह है कि कोलाइडल रेंज के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर लार्ज इनफ, ये वाली रेंज, दे आर लार्ज इनफ टू नॉट हैव देयर ओन काइनेटिक मोशन, टू नॉट हैव देयर ओन काइनेटिक मोशन। हां जी, इसका मतलब यह है कि जो कोलाइडल रेंज होती है, साइज की जो रेंज है, उतने बड़े पार्टिकल कभी भी खुद से नहीं घूम सकते। दे कैन नॉट हैव देयर ओन काइनेटिक मोशन। तो फिर ये घूम क्यों रहे हैं इस तरह से रैंडमली रैपिडली, जिगजैग मूवमेंट क्यों है? आंसर सुनिए। इसका रीजन होता है कि जो डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स होते हैं वो इनको सेटल नहीं होने देते। डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स लगातार डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स के साथ कोलिजन करते हैं और वो इनको लगातार इस तरह से कोलिजन करके पुश करते रहते हैं और नीचे सेटल नहीं होने देते। दे अलाउ देम टू बी इन द कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन। आई होप दिस इज क्लियर। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी में काउंट होती है कोलॉइड्स की और इसी को ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। यदि आप डिफाइन करना चाहेंगे इसको तो आपको मेंशन करना होगा द रैंडम रैपिड zigzag motion, the random rapid zigzag motion of dispersed phase particles in a colloidal solution is called as Brownian movement। होता क्यों है? Due to the continuous collision of dispersed phase particles with dispersion medium particles। फाइन, अब रीजन भी समझ में आता है, पर सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज का? यदि ये फेनोमेना कोलॉइड्स में होता है तो इसको किस बात के लिए हम यूज करना चाहते हैं, किस बात से हम रिलेट करना चाहते हैं? फ्रेंड्स, इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि सभी टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशंस स्टेबल होते हैं। द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल। जैसे लायोफिलिक की बात करें,
अब लायोफिलिक में पार्टिकल्स इतने लार्ज इनफ थे फिर भी सेटल क्यों नहीं हो रहे थे? फोबिक में हमने मान लिया कि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, इसलिए सेटल नहीं हो रहे थे। यहां पर क्या होगा? लगातार डिस्पर्जन मीडियम उनको पुश कर रहा है, इट इज नॉट अलाउइंग द पार्टिकल्स टू सेटल। तो सभी टाइप, नॉट ओनली फॉर लायोफोबिक और फॉर लायोफिलिक, सभी टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशंस में मैकेनिकल प्रॉपर्टी ब्राउनियन मूवमेंट उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है। हाउ डू दे एग्जिस्ट? पार्टिकल इतने बड़े होकर भी सेटल क्यों नहीं हो रहे हैं? दैट इज ड्यू टू दिस मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट। The phenomena was discovered by Robert Brown. He was a botanist. He observed the same phenomena in pollen grains. आइए इसके बाद दो तीन प्रॉपर्टीज के आगे और बातें कंटिन्यू करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अलावा कोलॉइड्स की एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कोलॉइड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, हमने जैसे कि बात की है, कोलाइडल पार्टिकल्स की सरफेस चार्ज होती है, जिसकी वजह से यदि इनको इस तरह के एक अरेंजमेंट में लिया जाए, इट्स अ यू शेप्ड ट्यूब, जिसके दोनों टर्मिनल्स पर मैंने दो अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स प्लेस कर दिए हैं, लाइक दिस। से दिस इज द नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और इसके अंदर आपने कोलाइडल सॉल्यूशन को फिलअप कर दिया है। कोलाइडल सॉल्यूशन हैज बीन टेकन हियर। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, व्हाट विल हैपन? कोलाइडल पार्टिकल्स जिनकी अपनी सरफेस पे कुछ डेफिनेट टाइप का चार्ज है, सम हैव पॉजिटिव सम हैव नेगेटिव, वो अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टूवर्ड्स, दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोड कैरिंग अपोजिट चार्ज। नेगेटिव सॉल है, पार्टिकल्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। पॉजिटिव सॉल है, पार्टिकल्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर वहां डिस्चार्ज हो जाएंगे, और डिस्चार्ज होने पर उनका एक कोएगुलेशन अपीयर होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर। मैंने नेगेटिव पे उनको कलेक्टेड बताया है और एरो की डायरेक्शन ये बताई है, मतलब जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो जाकर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा हो जाते हैं। इट डिपेंड्स, जरूरी नहीं है हमेशा नेगेटिव पे, जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के चार्ज के बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन कहां माइग्रेट करेगा। जैसे यदि बताइए सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन मैंने लिया और ये फिनोमेना करवाया, तो कोएगुलेशन प्रोसेस कौन से इलेक्ट्रोड पे दिखेगी? पॉजिटिव पर, क्योंकि सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन नेगेटिव होता है। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। एक मेटल हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव होता है, उस केस में कोएगुलेटेड पार्टिकल्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे दिखेंगे। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड और इसको एनोड कहा जाता है, तो यदि कैथोड की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं पार्टिकल्स, कैटायंस हैं वहां पर, और कैथोड की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, तो इसको कैटाफोरेसिस कहा जाता है। उसी तरह से एक टर्म एनाफोरेसिस भी यूज होती है, यदि एनायंस हो और एनोड पे इकट्ठा हो रहे हो तो। इन जनरल इट इज बेटर कि हम सिर्फ उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहें। सो व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रोफोरेसिस? इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा द मूवमेंट ऑफ सॉल पार्टिकल्स या कोलाइडल पार्टिकल्स under the influence of electric field towards oppositely charged electrode
इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट? इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक्चुअली द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इज टू नो अबाउट द नेचर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है पता कैसे लगता है आपको? इस मेथड से ही तो पता लगेगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, दिस हेल्प्स टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स। ये मेथड यूज की जाती है टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स। नेक्स्ट टू दैट एक प्रॉपर्टी और लेते हैं, दैट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। टिंडल इफेक्ट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम फोकस करें। कोलाइडल रेंज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर is not at all the range which can be visualized. ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं, मतलब विजन से रिलेटेड। पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते। 1 से 100 नैनोमीटर का रेंज भी इतना बड़ा नहीं है कि आप नेकेड आईज या इवन पावरफुल माइक्रोस्कोप का भी यूज कर लेंगे तो भी आप पार्टिकल को देख नहीं सकते हैं। बट इस रेंज के पार्टिकल्स का रिकॉग्निशन एक डिफरेंट मैनर में होता है। वो ये कि पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते बट दे स्कैटर लाइट। इनकी प्रॉपर्टी होती है दैट दे स्कैटर लाइट। इनकी प्रेजेंस इंडिकेट हो जाती है। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट डन बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। इसको मैं एकदम शॉर्ट में डिफाइन करता हूं तो लाइट स्कैटरिंग, लाइट स्कैटरिंग बाय सॉल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स जब लाइट स्कैटर करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। स्पेशली इस इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए इंसिडेंट लाइट कोलाइडल सॉल्यूशन, ये यदि ऑब्जर्वर के परपेंडिकुलर होते हैं, इंसिडेंट लाइट ऑन द कोलाइडल सॉल्यूशन, ऑब्जर्वर उसके परपेंडिकुलर है, तो दिस फेनोमेना कैन बी मोस्ट इजीली ऑब्जर्व्ड। इसमें एक टिंडल कोन फॉर्मेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि मैं इसके एक एप्लीकेशन की बात करूं तो टिंडल इफेक्ट बेस्ट एक्सप्लेन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ blue color of the sky. Why sky appears blue? It is due to the light scattered by the colloidal particles in atmosphere. Light scattered by the colloidal particles in atmosphere, उसकी वजह से ही sky appears blue. So that is one of the, you can say, demonstration or an application or an example जो टिंडल इफेक्ट को डिफाइन करता है, राइट? सो दीज मेनी आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। टॉपिक में अब एक नेक्स्ट पार्ट और बचा हुआ है और वह पार्ट इंक्लूड करता है कोलॉइड्स में होने वाला उनका डिस्ट्रक्शन, मतलब प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन, और उससे रिलेटेड फेनोमेना है। अभी तक हमने पढ़ लिया है कोलॉइड्स, उनका इंट्रोडक्शन, उनका क्लासिफिकेशन, उनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्यूरिफाई कैसे करना है, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। अब कोलॉइड के डिस्ट्रक्शन की बात करनी है, मतलब जब कोलॉइड डिस्ट्रॉय होते हैं, सस्पेंशन में बदलते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को लेकर पॉजिटिव चीजें, नेगेटिव चीजें क्या क्या है, उनके बारे में टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट में हम इंक्लूड करेंगे।